कि वहाँ लोग जो है वो घर से वोट डालने इस डर से निकलते ही नहीं हैं। गांव के गांव में लोग निकलते ही नहीं हैं कि वोट डालने निकले तो कहीं गोली ना चल जाए, कहीं मारपीट ना हो जाए। तो दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जी, इन तीनों के जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे 70 का आंकड़ा पार किया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि छिंदवाड़ा ही सर्वाधिक टक्कर की सीट है। लेकिन इंदौर पर सबकी नज़र है इस बार कि इंदौर में कितनी वोटिंग होती है, नोटा को कितने वोट जाते हैं। वहाँ का चुनाव एक अलग मोड में चला गया है। मेरे हिसाब से देश की राजनीतिक में, मध्य प्रदेश में जब से चुनाव हो रहा है, नोटा आया है, शायद ये पहली बार होगा कि कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल पार्टी खुलेआम ये बोल रही हो कि इस सीट पर आप नोटा को वोट दें। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के प्रतिशत की। ऐसा देखने में आया कि करीब 66% मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में, जो कि पिछले 2 चरणों से काफ़ी सुधार आया है उसमें। और जैसे कि बात सब जगह कही जा रही थी कि कम मतदान प्रतिशत से राजनीतिक दल, यहाँ तक कि चुनाव आयोग और सब लोग चिंतित थे कि लोग बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए जो है मतदान प्रतिशत में जो बढ़ोतरी हुई है वो एक राहत देने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोकसभा क्षेत्रों में, खास करके गुना है, बैतूल है, विदिशा है, यहाँ पर मतदान के प्रतिशत ने 70 का आंकड़ा पार कर लिया है। तो अब एक अलग समीकरण बनता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले 2 चरणों में ऐसा कहा जा रहा था कि कम मतदान से बहुत सारे राजनीतिक दलों को नुकसान हो सकता है। अब जबकि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, तो क्या राजनीतिक परिदृश्य बनता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं फ्री प्रेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर नितेंद्र शर्मा से। नितिन जी, आपका स्वागत है। तो अब इस मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, पिछली बार से लोगों को मोटिवेट किया गया है, राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, मीडिया, सब लोगों ने ये इस बात को उठाया कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, लोग आगे आके वोट दें, और कई जगह पे दिया। हालांकि भोपाल जैसी जगह पे जो अपेक्षा थी वो कम है। लेकिन क्या इसमें राजनीतिक परिदृश्य में कुछ आप बदलाव देखते हैं, या ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टीज को इससे कोई फायदा मिलेगा? देखिए, जब वोटिंग परसेंटेज 2 चरणों में जैसे कहें कि कम हुआ था, तो ये बात निकल कर आई थी कि वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हो रहा है। तो उसमें ये भी एक आंकलन हुआ कि जो शादियों का सीज़न चल रहा है, या बहुत गर्मी है, या और भी कुछ कारण हो सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने ताकत लगाई, राजनीतिक दलों ने ताकत लगाई। राजनीतिक दलों की बात करें तो मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने ताकत लगाई, क्योंकि पहले 2 चरण से जब वोटिंग का जो परसेंटेज था वो कम हुआ था, तो एक माहौल खिंचा के साहब ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। अब वोटिंग ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा तो क्या कहें, पिछली बार के बराबर हो गई है। लेकिन इसके पहले 2019 की जो वोटिंग थी वो आज तक के देश के इतिहास का एक अपवाद था, जब लोकसभा के चुनाव में इतनी बड़ी वोटिंग हुई थी। वरना लोकसभा के चुनाव में 60% के लगभग पोलिंग सफिशिएंट मानी जाती थी। लेकिन वो ऐसा चुनाव था जिसमें पोलिंग जो है वो 70% तक गई थी, कई जगह 75% तक गई थी, तो एक पोलिंग ज़्यादा हुई थी। मतलब हम 2014 से उसकी तुलना कर रहे हैं, तो 2014 में कम थी बहुत, उसके बाद 19 में एकदम बड़ी, बहुत अच्छी बड़ी, और अब जाके कुछ एट पार विद जो है वो 2024 में दिखी। तो अब ये तीसरा थर्ड फेज है, इसमें जो है वो ये पोलिंग लगभग 2019 के बराबर पोलिंग है। कई जगह पे वो थोड़ी बहुत ज़्यादा है। उसमें खास तौर पर भोपाल को अगर हम छोड़ दें तो गुना में ज़्यादा है, विदिशा में ज़्यादा है, राजगढ़ में ज़्यादा है, बैतूल में भी जो है वो 70% के ऊपर पोलिंग है। तो ये सारे क्षेत्रों में ज़्यादा पोलिंग हुई है। मुरैना की बात करें हम तो मुरैना में थोड़ी कम हुई है, लेकिन भिंड में और ग्वालियर में वहाँ भी पिछली बार के लगभग बराबर पोलिंग हुई है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, इन जगह पर थोड़ी सी जो है, जैसे कहना चाहिए ना कि आपसी गुटों में, दलों के बीच में थोड़ी सी नोक-झोंक भी हुई है, कई जगह हमले हुए हैं, कुछ जगह पार्टियों के दल के कार्यकर्ता आपस में टकराए हैं। क्या एक वजह हो सकती है? देखिए, मुरैना, भिंड और ग्वालियर, इन 3 जगहों को लेकर एक ये माहौल भी बना हुआ है कि यहाँ पर हिंसा होती है, गोली चलती है। तो ऐसी बड़ी संख्या है, क्योंकि हमने खुद ने भी वहाँ जाके कई बार कवर करा है कि वहाँ लोग जो है वो घर से वोट डालने इस डर से निकलते ही नहीं हैं। गांव के गांव में लोग निकलते ही नहीं हैं कि वोट डालने निकले तो कहीं गोली ना चल जाए, कहीं मारपीट ना हो जाए। वो जमाना जब ये सब बहुत ज़्यादा होता था, उसकी तुलना में आज फोर्स भी ज़्यादा लगती है, सब कुछ होता है, लेकिन लोगों के मन में वो डर समाया हुआ है। और यही कारण है कि आप हमेशा देखना, पूरे प्रदेश की तुलना में उस क्षेत्र में वोटिंग का परसेंटेज कम होता है। लेकिन ये एक अपने आप में सुखद बात है कि विदिशा, गुना, राजगढ़ जैसे क्षेत्रों में, और इसका बड़ा कारण जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर भी प्रभावी नेता चुनाव लड़ रहे थे, चाहे विदिशा से शिवराज सिंह चौहान हो, या गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या राजगढ़ से दिग्विजय सिंह हो, इन लोगों ने अपने पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ
अपनी खुद की पर्सनल मशीनरी को भी एक्टिव रखा, जिसने वोटिंग पर ध्यान दिया कि कौन से एरिया में वोटिंग हो रही है कि नहीं हो रही। और यही कारण है कि पूरे जैसे सुबह से जो वोटिंग का जैसे कहें कि 2 बजे तक या 3 बजे तक जो वोटिंग थी, जब दिन में टेम्परेचर 42 और 43 था, तब भी इन लोगों ने उस वोटिंग की धार को धीरे नहीं होने दिया। मतलब कल जो है कई इलाकों में 43 डिग्री तक गया, भोपाल में 42 डिग्री तक टेम्परेचर गया, और ये देखा गया कि सुबह काफी भीड़ थी, बीच में थोड़ा सा ट्रेन कम था, और शाम को फिर भीड़ लगी। तो दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जी, इन तीनों के जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां पे 70 का आंकड़ा पार किया है। मतलब 2 जगह तो मुझे लगता है कि वोटिंग का परसेंटेज 1-2% ज्यादा भी रहा। देखिए, अगर हर राजनीतिक दल जब वोटिंग कम होती है तब वो अपने हिसाब से आकलन करता है, जब वोटिंग ज़्यादा हो जाती है तब वो फिर खुद की सुविधा से आकलन कर लेता है, क्योंकि जब तक परिणाम नहीं आते तब तक खुश रहने में कोई बुराई नहीं है। तो हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, तब तक तो वो अभी आप जो है 21 सीटों पर मतदान हो चुका है, तो 21 दूनी 42 हम ये माने के दावेदार हैं। तो अगर आप 42 के पास जाएंगे तो उनमें कम से कम आपको 35-36 ये मिल जाएंगे जो कागज़ पर अपनी जीत को तय कर देंगे, भले वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, कागज़ पर बता देगा कि ये यहाँ से इतने गिरे, यहाँ से इतने गिरे, हमने तो बूधवाई निकाल लिया और हम तो अब 50,000 वोट से चुनाव जीत गए। ये हमेशा से होता चला आया है। राजगढ़ में ज़्यादा जो पोलिंग हुई है, लेकिन उसमें ये माना जा सकता है कि दिग्विजय सिंह जी जो लगातार संपर्क कर रहे थे, उन्होंने जो एफर्ट्स लगाए, उनकी पूरी टीम लगी हुई थी, उसका कहीं ना कहीं योगदान होगा कि पोलिंग बढ़ी। और उसके साथ ही एक चीज़ जो उनके विरोध में जाती है वो ये जाती है कि आरएसएस उस सीट पर बहुत एक्टिव था। मैं यही सवाल आपसे जानना चाहता था, क्योंकि 2014 में भी इतनी हुई थी, 19 में तो ज़्यादा हुई थी। तो अगर राजगढ़ का यही ट्रेंड है कि वहाँ बड़ी संख्या में लोग आके वोट देते हैं, तो इसमें क्या क्या माना जाए कि किस कोई पॉलिटिकल पार्टी की बढ़ावे से ये हुई है, या इसमें संघ और दूसरे उनका भी रोल देखा जाए? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि आरएसएस जो है वो दिग्विजय सिंह जी चुनाव हारे हैं इसके लिए बहुत एक्टिव था, और ये माना जाए कि जो ज़्यादा पोलिंग हुई है उसमें उनका भी योगदान होगा। अब दिग्विजय सिंह जी की मशीनरी ने कितनी पोलिंग करा पाया और आरएसएस उनके खिलाफ कितनी पोलिंग करा पाया, ये तो जब चुनाव परिणाम आएंगे तब सामने आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दोनों तरफ से एक दूसरे को हराने के लिए जो एफर्ट्स लगे उसने इस पोलिंग को बढ़ा दिया। वही इसमें एक चीज पूछना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह थोड़ी सी शिकायत भी कर रहे थे कि कई जगह पे जो है वो पोलिंग एजेंट्स के बीच में झगड़ा हुआ या उन लोगों को बंद कर दिया पुलिस ने। देखिए, कल उन्होंने कई तरह से शिकायतें, लेकिन ये जब चुनाव होता है तो इस तरह की घटनाएं जो है, और खासकर ऐसी सीट जो हाई प्रोफाइल सीट होती है, अगर इस बार हम मध्य प्रदेश के चुनाव को देखें तो छिंदवाड़ा और राजगढ़ ये सर्वाधिक हाई प्रोफाइल सीट है। नकुलनाथ, क्योंकि विदिशा में हाई पोलिंग जो है वो पूरी तरह शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयासों का नतीजा है। वहाँ पर कम पोलिंग होती तो भी परिणाम में कोई बहुत परिवर्तन नहीं था, ज़्यादा पोलिंग हो गई तो भी कोई परिणाम में परिवर्तन नहीं आना। वहाँ का परिणाम लगभग सबको पता है क्या होना है। ज़्यादा पोलिंग होने से ये होगा कि मेरे को जो जानकारी है उसके हिसाब से करीब 14.5 लाख वोट विदिशा में गिरे हैं। जो वोटों की संख्या है करीब 19.5 लाख वोट हैं विदिशा में, उनमें 14.5 लाख वोट गिरे हैं। तो 14.5 लाख वोटों का मतलब है कि वहाँ का परिणाम जो है वो शिवराज जी के लिए एक अच्छा सुखद होने वाला है। गुना में भी मैं इसी स्थिति को देखता हूँ कि वहाँ भी कोई बहुत इस बार कांटे का मुकाबला नहीं था। पिछली बार की हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फूंक फूंक के कदम रखे थे, और यही कारण है कि गुना जो है वो अब सिंधिया इस बार जो है वो कंफर्ट है गुना में। ये नहीं कहा जा सकता कि बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन राजगढ़ में कांटे की टक्कर है, क्योंकि दिग्विजय सिंह वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। दिग्विजय सिंह वर्सेस रोडमल नागर अगर चुनाव होता तो रोडमल नागर तो ये चुनाव हार गए। अच्छा, बैतूल में भी अच्छा वोटिंग परसेंटेज आया है, तो ऐसा कहा जाता है संघ वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिव थी, और वो क्षेत्र संघ का भी है, आदिवासियों के बीच में संघ के लोग जाते हैं और उनका सतत संपर्क वहाँ बना रहता है। अब हम करते हैं ग्वालियर चंबल की बात, जैसे ग्वालियर, मुरैना और भिंड, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। तो ये जो कम वोटिंग परसेंटेज है, ये आपको पिछली बार 2019 में बीजेपी को इसका फायदा मिला था, आप इस समय क्या उसका परिदृश्य देखते हैं? देखिए, ग्वालियर की और मुरैना की सीट, भिंड की सीट पे तो उतना कांटे का मुकाबला नहीं, क्योंकि वहाँ बीएसपी कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन ग्वालियर में और मुरैना में, खास तौर पर मुरैना में बीएसपी जो है वो भाजपा को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि रमेश गर्ग खड़े हैं, वो व्यापारी वर्ग के वोटों पर उनका अच्छी पकड़ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति ही ग्वालियर में है। ग्वालियर में ओबीसी वर्सेस सवर्ण चुनाव चला गया।
भारत सिंह कुशवाहा ग्रामीण राजनीति करते रहे, जबकि शहरों में बहुत बड़ी संख्या में वोट हैं। तो ये दोनों सीटें जो हैं और इस पर वोटिंग कम होना, थोड़ी देर में निकल के आएगा कि ये ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कितनी वोटिंग हुई है। अगर इसका पूरा जब विश्लेषण हो जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुशवाहा को ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा वोट मिले होंगे और कांग्रेस को शहर में ज़्यादा वोट मिले होंगे, उससे एक समझ में आ जाएगा। लेकिन ये साफ है कि इन दोनों सीटों पर मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का है। अच्छा, भिंड में जो है फूल सिंह बरैया जो है पहले बसपा में थे, एक तरह से ये कहा जाता था कि बसपा के बहुत सारे वोट वो खींच सकते हैं। अब जबकि उनका जो है चुनाव फंस गया है, ऐसे कहते हैं कि काफी संघर्ष वाला है, तो कम वोटिंग हुई है, इसमें क्या वो मोटिवेट नहीं कर पाए मतदाता? देखिए, कम वोटिंग में 3 तरीके से होता है। यदि एससी वर्ग का वोट वहां पर अच्छा गिरा है, कम वोटिंग होने के बावजूद भी, कुछ थोड़े बहुत वहां पर अल्पसंख्यक वोट भी हैं, अगर वो भी गिरे हैं, और उसके अलावा कुशवाहा वोट अगर ठीक ठाक गिरा है, तो आप ये माने कि कांग्रेस थोड़ी फायदे में है वहाँ पर। क्योंकि जो वहाँ पर भिंड सीट में जो है वो करीब 4 लाख जो हैं वो एससी वोट हैं और 3 लाख ब्राह्मण और 3 लाख वैश्य वोट हैं। अगर ब्राह्मणों का और वैश्य का वोट अच्छी संख्या में गिरा है तो ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा करेगा, क्योंकि खास तौर पर फूल सिंह बरैया के जो पिछले लंबे समय की राजनीति में जो बयान हैं वो उनको सवर्ण वोटों से हमेशा दूर कर देते हैं। तो अगर सवर्ण वोट ठीक ठाक गिरे हैं तो वो भाजपा को फायदा करेंगे, लेकिन यदि एससी वोट ठीक ठाक गिरा है तो वो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। तो आप कुल मिला के 21 सीटों में से क्या आपको क्या दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कितनी सीटें संघर्ष पे हैं और किस तरह से बीजेपी या कांग्रेस निकाल लेंगी? देखिए, अगर हम 4-5 सीटों की बात करें तो ये सीटें टक्कर की मानी जाएंगी। जैसे इस थर्ड फेज में राजगढ़, मुरैना और ग्वालियर, ये 3 सीट टक्कर की हैं। अगर हम पहले फेज की बात करें तो छिंदवाड़ा जो है वो सबसे ज़्यादा टक्कर की है, मंडला को भी कहा जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि छिंदवाड़ा ही सर्वाधिक टक्कर की सीट है। और सेकंड फेज की बात करें तो उसमें सतना जो एक सीट है वो बहुत टक्कर की सीट है। अब चूंकि आखिरी फेज बचा है, 14 फेज, उसमें मालवा और निमाड़ का बहुत सारा इलाका है, आदिवासी इलाका भी है, झाबुआ, तो एक क्या परिदृश्य बनेगा और क्या ये वोटिंग पैटर्न मतदाता फिर से बाहर आके वोट दें और इस तरह का जो उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है? कई जगह हमने देखा इलेक्शन कमीशन ने भी आदर्श बूथ बनाए हैं, लोगों को लेके आए बाहर, कई जगह उनको जलजीरा छाप दिया है। तो ये वोटिंग बढ़ाने का एक तो, और दूसरा मालवा निमाड़ में क्या उसका? देखिए, मालवा निमाड़ में वोटिंग हमेशा से ज़्यादा हुई है। रतलाम, धार और ट्राइबल एरिया जो भी है, जैसे महाकौशल में भी जो है वो मंडला में, छिंदवाड़ा में, इन एरिया में वोटिंग ज़्यादा होती है, ट्राइबल एरिया में वोटिंग ज़्यादा होती है। लेकिन जो पूरा माहौल पिछले दिनों इलेक्शन में हुआ है, और जैसे इंदौर इस समय देखा जाए तो भले ही कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में आ गया हो, लेकिन इंदौर पर सबकी नज़र है इस बार कि इंदौर में कितनी वोटिंग होती है, नोटा को कितने वोट जाते हैं। वहाँ का चुनाव एक अलग मोड में चला गया है। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कुछ सवाल खड़े हो गए हैं जिसका जवाब परिणाम में मिलेगा यदि वहाँ, क्योंकि जैसे कल भी वहाँ पर एक कार्यक्रम है और कांग्रेस ने खुलेआम बोल दिया है कि लोग नोटा पर मोहर लगाएं। शायद मेरे हिसाब से देश की राजनीतिक में, मध्य प्रदेश में जब से चुनाव हो रहा है, नोटा आया है, शायद ये पहली बार होगा कि कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल पार्टी खुलेआम ये बोल रही हो कि इस सीट पर आप नोटा को वोट दें। और बीजेपी बोल रही है 11 लाख वोट से जीतेंगे, मतलब उनने भी ये भी कहा है कि पूरे वोट जो है बीजेपी के पास जाए। देखिए, क्योंकि इंदौर में करीब 24 लाख से ज़्यादा वोट हैं, यदि भारतीय जनता पार्टी 50% वोटिंग में भी सफल हो गई तो शंकर लालवानी की बड़ी जीत हो जाएगी। और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इंदौर में भाजपा के कार्यकर्ताओं से पूछा कि क्यों भाई, क्या यहाँ पर वोटिंग कम होने वाली है, क्या पब्लिक नाराज है क्या, उससे साफ संकेत गया कि पीएमओ तक इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा है। लेकिन अगर हम बाकी सीटों की बात करें तो मुझको ऐसा लगता है कि इन सीटों पर भी ठीक ठाक वोटिंग होगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड फेज अभी गया है वो सर्वाधिक वोटिंग वाला रहेगा। फोर्थ फेज में थर्ड फेज से ज़्यादा वोटिंग नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि 9 सीटों पर जो है काफी अच्छी वोटिंग हुई है, 66% वोटिंग हुई है, जिसमें कि 4 या 5 लोकसभा सीटों पर 70% से ज्यादा वोट हुए हैं। और मतदान इस तरह से लोग कर रहे हैं तो उसका रिस्पांस भी मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरे जो वोट बढ़ाने की जो संस्थाएं हैं जिसमें चुनाव आयोग के साथ जो जुड़ी हुई है, उनका भी आकलन है कि वोट परसेंटेज इस तरह से बढ़े। और 21 सीटों पर अब क्या इसका आकलन होगा, किस तरह के रिजल्ट आएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपकी अगर इस मुद्दे पर कोई राय हो तो हमें जरूर लिख भेजिए, हमारा हौसला बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बाद शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।